शुभम कुमार की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक का ये है एक संक्षिप्त सार। तो ये किताब है क्या? असल में ना ये पर्सनल ग्रोथ, खुशी, मतलब माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ, इन जैसे टॉपिक्स पर लिखी जो सैकड़ों किताबें हैं ना, उनके सबसे ज़रूरी आइडियाज़ का एक कलेक्शन है। मकसद सिंपल, आपकी सोच और ज़िंदगी को बदलने में आपकी मदद करना। अच्छा, तो इसमें से सीखने लायक खास बातें क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहली बात, आपके जो विचार हैं ना, वही आपकी असलियत बनाते हैं। मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। किताब में बुद्ध और एकार्ट टॉले जैसे थिंकर्स का जिक्र है। ये कहते हैं कि भाई पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, सबसे ज़रूरी है अभी इस पल में जीना। असली शांति और बदलाव यहीं से शुरू होता है। दूसरी चीज़, लाइफ में चेंज लाना है तो छोटी छोटी लेकिन लगातार आदतें बनानी होंगी, है ना। जेम्स क्लियर और डैरन हार्डी जैसे एक्सपर्ट्स की बात करें तो किताब कहती है रोज थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करो। अपनी आदतों को एकदम क्लियर, अट्रैक्टिव, आसान और हाँ सैटिस्फाइंग बनाओ। और तीसरी, देखो बाहर क्या हो रहा है वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है, पर आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, आपकी सोच कैसी है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। सेनेका जैसे पुराने स्टोइक फिलोसफर्स की यही सीख है, समझो कि क्या तुम्हारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। इससे ना मन शांत रहता है, बेवजह की चिंता कम होती है। तो सीधी सी बात यह है कि ये किताब सिखाती है अपनी सोच को संभालो, वर्तमान में जियो और अच्छी आदतें अपनाओ, बस आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। स्वागत है। आज हम मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोच, हमारे जो विश्वास हैं और हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वो सब मिलकर हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी को कैसे बनाते हैं। हाँ, और ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से आप देखिए, दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों या फिर आध्यात्मिक गुरु, सबने इस पर मनन किया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इस पर बात करने के लिए कई तरह के स्रोत भी हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, लाइफ कोचेस की बातें हैं, यहाँ तक कि बेस्ट सेलिंग किताबों के आइडियाज भी हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों से। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग स्रोतों से जो काम की जानकारी है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसे निकालें। बिल्कुल, ताकि ये समझा जा सके कि भाई अपने मन की इस ताकत को इस्तेमाल करके एक ज्यादा अच्छी, एक संतुष्ट जिंदगी कैसे जी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार ये कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये बुद्ध से जोड़ी जाने वाली बात है। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट कई जगह मिलता है। एक स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हमारे विचार ना वो बीजों की तरह हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने अपने अवचेतन मन की, कह लीजिए, उपजाऊ जमीन में बोते रहते हैं। अच्छा। बीजों की तरह। हाँ, और फिर धीरे धीरे यही बीज जो हैं वो हमारी परिस्थितियों के रूप में, हमारे अनुभवों के रूप में उगते हैं, सामने आते हैं। ये दिलचस्प है। गांधी जी ने भी तो कुछ इसी तरह की कड़ी जोड़ी थी, है ना, एक पूरी चेन बताई थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, कि कैसे विश्वास से विचार बनते हैं, फिर विचारों से शब्द, हाँ, शब्दों से कर्म, कर्म से आदतें, आदतों से हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, और आखिर में उन्हीं मूल्यों से हमारी नियति, हमारा भाग्य तय होता है। तो ये सिर्फ एक पल का सोचना नहीं है। सही कहा, ये तो पूरी जीवन शैली से, एक पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और ये होता कैसे है, मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो हमारा अवचेतन मन जो है ना, एक किताब में ये समझाया गया है कि वो तर्क नहीं करता, वो लॉजिक नहीं लगाता। अच्छा। हाँ, वो बस उन विचारों को सच मान लेता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं या जिनमें हमारा गहरा यकीन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और फिर वो अनजाने में हमें वैसे हालात, वैसे लोगों की तरफ खींचता है जो उन विचारों से मेल खाते हो। तो इस तरह से सकारात्मक सोच वाकई हमारी हकीकत पर असर डालती है। इसी को शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहते हैं कि एक जैसी चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। हाँ, कह सकते हैं कि ये उसी बड़े सिद्धांत का एक हिस्सा है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक स्रोत में इत्र बनाने का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। सोचिए, इत्र पहले क्या होता है? बस एक ख्याल या एक खास खुशबू का आइडिया, फिर कोई उस आइडिया को लेता है, उस पर यकीन करता है और फिर मेहनत करता है, फूल चुनता है, तेल निकालता है, सही अनुपात मिलाता है, तब जाकर वो जो ख्याल था वो एक असली महसूस की जाने वाली खुशबू में बदलता है। मतलब विचार के साथ विश्वास और कर्म तीनों जरूरी हैं। एग्जैक्टली, विचार,
विश्वास और कर्म, ये तीनों मिलकर ही किसी चीज को हकीकत बनाते हैं। ये तो ठीक है कि विचार शक्तिशाली हैं, लेकिन दिन भर में तो पता नहीं कितने ही विचार आते जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। मतलब इनको संभाले कैसे? क्या इसके लिए वर्तमान में रहना जरूरी है? आजकल माइंडफुलनेस या सचेतनता की बहुत बात होती है। बिल्कुल सही जगह आए आप। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है। एक स्रोत इसे ऐसे बताता है कि जो भी इस पल में हो रहा है, आपकी सांसें, आपके शरीर में जो हो रहा है, आपके मन में जो विचार आ जा रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, बस उन पर ध्यान देना, बिना जज किए, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। हाँ, बिना किसी लेबल के, बस एक साक्षी की तरह देखना। और ये जरूरी क्यों है? क्या हम अक्सर अपने वर्तमान में नहीं होते? आपको हैरानी होगी सुनकर, लेकिन एक रिसर्चर है मैट किलिंग्सवर्थ, उनके काम के अनुसार हम अपना लगभग आधा समय 50% टाइम 50%? हाँ, हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे होते जो हम कर रहे होते हैं। हमारा मन कहीं और होता है, या तो पुरानी बातों में अटका होता है या फिर आगे की चिंता कर रहा होता है। और जैसा एखार्ट टोले कहते हैं, सच तो ये है कि हमारे पास जीने के लिए सिर्फ यही एक पल है, वर्तमान क्षण। बाकी सब या तो यादें हैं या फिर कल्पना। तो माइंडफुल होने से, इस पल में रहने से फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ शांत रहने में मदद करता है? शांति तो मिलती ही है, वो एक बड़ा फायदा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसके और भी कई लाभ हैं। जैसे तनाव कम होता है, अच्छा, यादाश्त बेहतर होती है, हम अपनी भावनाओं को बेहतर संभाल पाते हैं, और यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता भी बढ़ती है। और इसका अभ्यास कैसे करें? क्या इसके लिए बहुत समय निकालना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। एक स्रोत में किशमिश ध्यान का जिक्र है, बड़ा दिलचस्प है। किशमिश ध्यान, वो क्या है? आप बस एक किशमिश लेते हैं और उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे पहली बार देख रहे हो। उसे महसूस करते हैं, सूंघते हैं, और फिर बहुत धीरे धीरे खाते हैं, हर स्वाद, हर टेक्सचर पर पूरा ध्यान देते हुए। सुनने में आसान लगता है भी। या फिर आप बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, दिन में बस कुछ मिनट के लिए। या जब किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुने, पूरी तरह से, बिना ये सोचे कि आगे क्या बोलना है। हाँ, ये अक्सर होता है कि हम सुनते कम है, अपना जवाब ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। या अपने शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, उन पर ध्यान देना, ये सब माइंडफुलनेस के ही तरीके हैं, और ये हमें भविष्य की फालतू चिंता और अतीत के बोझ से हल्का करते हैं, हमें खुद से जोड़ते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में लाती है, हमें स्थिर करती है। लेकिन मान लीजिए कोई सिर्फ वर्तमान में रहकर खुश नहीं है, वो चाहता है कि सक्रिय रूप से एक्टिवली अपने भविष्य को कोई दिशा दे, तो क्या सिर्फ माइंडफुल होना काफी है? यहाँ शायद वो मैनिफेस्टेशन वाली बात आती है ना? बिल्कुल सही सवाल। मैनिफेस्टेशन, या जिसे प्रकटीकरण कहते हैं, वो माइंडफुलनेस से एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ यूं ही कोई इच्छा करना या सोचते रहना भर नहीं है। तो फिर क्या है ये? जैसा एक स्रोत जोर देकर कहता है, ये कई चीजों का मेल है। सबसे पहले तो एक साफ इरादा, इंटेंशन, फिर उस इरादे में गहरा विश्वास, बिलीफ, फिर उस पर केंद्रित विचार, फोकस थॉट, और जो बहुत जरूरी है वो है कर्म, एक्शन। अच्छा, यानी ये सिर्फ सोचो और मिल जाएगा वाला हिसाब नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई जादू नहीं है। असल में सफलता के लिए आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके काम, इन तीनों का एक सीध में होना बहुत जरूरी है। तो इसकी तकनीकें क्या हैं? कैसे करें इसे? जो आपके पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना। कहते हैं इससे और अच्छी चीजें आपकी तरफ खिंचती हैं। ये बात तो कई जगह पड़ी है। हाँ। तीसरा, विजुअलाइजेशन या कल्पना करना, अपने मन में उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देखना, उसे महसूस करना जैसे वो सच में हो रहा हो। चौथा, सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराना। लेकिन आपने कर्म की बात भी की थी, क्या सिर्फ ये मानसिक चीजें काफी नहीं है? यही सबसे जरूरी बात है, जिसे एक स्रोत बहुत मजेदार तरीके से कहता है, एल्बो ग्रीस, मतलब मेहनत, कोहनी घिसना। हाँ, एल्बो ग्रीस। हाँ, सिर्फ सोचने या कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। असल दुनिया में नतीजे पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। आप सोचिए, क्या सिर्फ सोचने से कोई फिट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई डिग्री मिल जाती है, या कोई रिश्ता बन जाता है? नहीं, इन सब में कर्म लगता है, कोशिश लगती है, लगन लगती है। तो मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है
अपने विचारों और विश्वासों को अपने कर्मों से सपोर्ट करना। ये बात, हाँ, ये ज्यादा जमीनी और यथार्थवादी लगती है। लेकिन असली जिंदगी में एक और मुश्किल आती है, वो है नेगेटिव विचार, डर, शक। ये तो सबके मन में आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल आते हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। इनसे कैसे निपटें? मुझे एक स्रोत में वो दर्द के 2 तीर वाली बात बड़ी अच्छी लगी थी। हाँ, वो बहुत गहरी बात है। पहला तीर वो जिंदगी की सच्चाई है। चोट लगेगी, नुकसान होगा, हम असफल होंगे, ये तो होना ही है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा तीर वो वैकल्पिक है, वो ऑप्शनल है। वो तीर हम खुद को मारते हैं। कैसे? उस दर्द के बारे में बार बार सोचकर, खुद को कोसकर, उस तकलीफ में डूबे रहकर। ये हमारी प्रतिक्रिया है और इस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। हम चुन सकते हैं कि ये दूसरा तीर खुद को मारना है या नहीं। तो इस दूसरे तीर से कैसे बचें? ये जो नेगेटिविटी है, ये डर है, इनसे कैसे डील करें? देखिए, इसके लिए कुछ ठोस तरीके हैं जो स्रोत सुझाते हैं। पहला, अपने नेगेटिव विचारों को पहचानिए और फिर उन्हें चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए। कैसे चैलेंज करें? खुद से सवाल पूछिए। जैसा एक स्रोत कहता है, क्या ये जो मैं सोच रही हूँ ये सच में मददगार है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या ये लॉजिकल है? अगर जवाब नहीं है तो जानबूझकर उसे एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा पॉजिटिव और यथार्थवादी विचार से बदलें। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर करना मुश्किल हो सकता है, एकदम से विचार बदलना। बिल्कुल, इसमें प्रैक्टिस लगती है। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। एक और तरीका है अपने शब्दों पर ध्यान देना। जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे ये करना है, जिसमें एक मजबूरी सी लगती है। हाँ, बोझ जैसा लगता है। बिल्कुल, उसकी जगह कहें मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चुनती हूँ। इससे आपकी मानसिकता बदलती है, आपको कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, शब्दों का चुनाव। और एक और बहुत जरूरी चीज है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। खुद के प्रति वैसे ही दयालु बने जैसे आप किसी मुश्किल में पड़े दोस्त के प्रति होते। हम दूसरों के लिए तो बड़े नरम दिल हो जाते हैं, पर खुद के लिए बहुत सख्त होते हैं। सही बात है, हम खुद को ज्यादा जज करते हैं। हाँ, तो खुद पर भी थोड़ी नरमी बरतें। और डर का क्या करें? डर तो बहुत असली लगता है, उससे कैसे निपटें? डर असली लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन अक्सर, जैसा स्पेंसर जॉनसन के हवाले से एक स्रोत कहता है, हम जिस चीज से डरते हैं उसकी कल्पना ज्यादा बुरी होती है बनिस्बत उस चीज के असल में होने के। मतलब डर का हवा बड़ा होता है। हाँ, काफी हद तक। दलाई लामा का भी एक विचार है कि अपनी कमजोरियों को मानना, अपनी लिमिटेशंस के बारे में ईमानदार होना, इससे आत्मविश्वास कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। की रोशनी में देखें, उसे समझने की कोशिश करें, उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। और एक आखिरी बात इस बारे में, माफ करना सीखें, दूसरों को माफ करना। दूसरों को? हाँ, लेकिन उनके लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि आप उस कड़वाहट के, उस गुस्से के बोझ से आजाद हो सकें। वो बोझ आपको ही भारी पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। तो ये सब चीजें, माइंडफुलनेस, इरादे से काम करना, नेगेटिविटी से निपटना, ये सब मिलकर किस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ अपनी खुशी बढ़ाने के नुस्खे हैं या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि सच्ची खुशी, जिसे वो एंजॉयमेंट कहते हैं, वो सिर्फ पल भर के मजे यानी प्लेजर से अलग है। अच्छा, प्लेजर और एंजॉयमेंट में फर्क है। जब हमारे हुनर और उस काम की चुनौती के बीच एक सही तालमेल होता है, इसे फ्लो की स्थिति भी कहते हैं। फ्लो, हाँ, सुना है इसके बारे में। और सच्ची खुशी तब भी मिलती है जब हमारे जीवन का कोई मतलब होता है, कोई उद्देश्य होता है, जब हमें लगता है कि हम कुछ सार्थक कर रहे हैं। और ये मतलब या उद्देश्य, ये कहाँ से आता है? ये हर किसी को खुद खोजना पड़ता है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कैंप में रहते हुए जीवन के अर्थ पर लिखा, उनका मानना था कि ये हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, कोई और आपको ये नहीं दे सकता। इसके लिए एक ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, यानी ये मानना कि हम सीख सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। और इसमें रिश्तों का, कनेक्शंस का क्या रोल है? रिश्ते बहुत बहुत अहम है, खासकर वो रिश्ते जो आपसी समझ, करुणा और सहानुभूति पर टिके हों। एक बड़ी दिलचस्प बात एक स्रोत में कही गई है, बताइए। कि जब हम दूसरों की कामयाबी और उनकी खुशी में सच में खुश होते हैं ना,
तो हम अनजाने में अपने लिए भी अच्छी किस्मत को न्योता दे रहे होते हैं। वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव सोच है। है ना? हमेशा दूसरों से मुकाबला करने के बजाय सहयोग पर ध्यान देना, मिलकर काम करना, ये हमारे दिमागी सुकून के लिए भी बहुत बेहतर है। तो आज हमने वाकई काफी कुछ समझा, विचारों की ताकत से लेकर वर्तमान में जीने के फायदों तक, और कैसे इरादा, विश्वास और कर्म मिलकर हमारे लक्ष्यों को हकीकत बना सकते हैं, और साथ ही रास्ते में आने वाली रुकावटों जैसे नेगेटिविटी और डर से कैसे निपटना है। हाँ, ये साफ है कि ये सब चीजें मिलकर हमारे जीवन के अनुभव को गढ़ती हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली यात्रा है, खुद को और बेहतर तरीके से समझने की। बिल्कुल। और इस यात्रा के लिए एक आखिरी विचार श्रोताओं के मन में छोड़ने के लिए, हम अक्सर सहानुभूति की बात करते हैं, एम्पैथी, दूसरों का नजरिया समझने की काबिलियत। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हम इस काबिलियत को एक कदम और आगे ले जाएं? क्या हो अगर हम ना सिर्फ दूसरों को समझें, बल्कि उस समझ का इस्तेमाल अपने खुद के सबसे गहरे जमे हुए विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए करें, उन्हें चुनौती देने के लिए। अपने ही विश्वासों को। हाँ, जैसा कि एक स्रोत इशारा करता है और दूसरा साफ कहता है। समझदारी की एक निशानी ये भी है कि हम ये जान पाएं कि कब अपने कुछ सबसे प्यारे औजारों को और शायद अपनी पहचान के कुछ सबसे अहम माने जाने वाले हिस्सों को भी अलविदा कहने का, छोड़ने का वक्त आ गया है। चलिए सीधे इसके विश्लेषण पर आते हैं। प्रस्तुति में ये बात तो बहुत अच्छे से रखी गई है कि हमारी सोच हमारी असलियत को बनाती है, खासकर वो मैनिफेस्टेशन वाला आइडिया। हाँ, कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, पर यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ सोचने या विश्वास करने पर इतना फोकस ठीक है? कहीं ये अधूरा तो नहीं लगता? सही। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी तो बढ़िया है, पर पहियों की जरूरत को थोड़ा शायद कम बताया गया है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से मुझे लगता है हमारा पहला अहम बिंदु आता है। सोच की शक्ति और जमीनी हकीकत, इनके बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हाँ। अभी ऐसा लग रहा है कि प्रस्तुति थोड़ी झुक जाती है इस तरफ कि भाई सोच ही सब कुछ है। तो कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि सिर्फ विश्वास या पॉजिटिव सोचने पे इतना ज्यादा जोर है कि वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, मैजिकल थिंकिंग जैसा लगने लगता है। हाँ, जैसे जादू हो जाएगा। हाँ, पढ़ने वाले को लग सकता है कि बस चाहने से ही चीजें हो जाएंगी, जबकि असल दुनिया में हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। तो वो जो मेहनत वाला हिस्सा है, एक्शन वाला, वो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है। सही बात है। जैसे से लॉटरी जीतने का सोचने से टिकट तो नहीं आ जाता ना जेब में। एग्जैक्टली। तो इस संतुलन को बेहतर कैसे किया जाए? सुझाव क्या होगा? तो सुझाव ये है कि ठीक है, मानसिक नजरिए को बदलने की अहमियत बताएं, वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ बिल्कुल बराबरी से उन ठोस कदमों और लगातार कोशिशों पर भी जोर दें जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए ही चाहिए। मतलब साफ करें कि सोच तो सिर्फ दिशा दिखाती है ना? पर उस दिशा में चलने के लिए जो इंजन चाहिए वो तो कर्म ही है। अच्छा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो प्रस्तुति को ये दिखाना चाहिए कि कैसे वो जो पॉजिटिव सोच है वो असल में कर्म करने की एनर्जी और मोटिवेशन देती है। हाँ, ये बात सही है, पर इसके कुछ ऐसे ठोस उदाहरण कैसे दे सकते हैं ताकि ये सिर्फ थियोरी ना लगे, सुनने वाले को लगे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उदाहरण बहुत जरूरी हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई नौकरी चाहता है, ठीक है, तो सिर्फ विजुअलाइज करने के साथ साथ ये भी दिखाएं कि कैसे वही विजुअलाइजेशन उसे सुबह उठकर अपना रेज्यूमे ठीक करने या लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट्स बनाने या इंटरव्यू की तैयारी करने की हिम्मत देता है। अच्छा, मतलब सोच एक्शन को ड्राइव करे। एग्जैक्टली। सोच एक चिंगारी है, पर कर्म उस चिंगारी से आग जलाकर खाना पकाने जैसा है। वहाँ बढ़िया मिसाल है। या फिर फिटनेस का गोल है किसी का, तो सिर्फ ये सोचने से कि मैं फिट हूं, वजन तो कम नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दिखाना होगा कि ये सोच कैसे सुबह जब अलार्म बजता है तो बिस्तर से निकलने में मदद करती है, या जिम जाने का फैसला लेने में, या सलाद खाने का चुनाव करने में। यहीं पर वो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली बात आ जाती है। हाँ, वो 1% वाला रूल। हाँ, कैसे वो रोज के छोटे छोटे 1% सुधार उस बड़ी सोच को हकीकत में बदलते हैं। गांधी जी वाला क्रम याद है? हाँ, विश्वास से विचार, फिर शब्द, कर्म। बिल्कुल, विश्वास से विचार, विचार से शब्द, शब्द से कर्म, कर्म से आदत, आदत से मूल्य, और मूल्य से आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति।
सोच पहला बहुत जरूरी कदम है, लेकिन यात्रा तो कर्म से ही पूरी होती है। ये बहुत साफ हो गया, सोच और कर्म का संतुलन। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और पहलू देखते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स की गहराई का। प्रस्तुति में माइंडफुलनेस और पॉजिटिव सोच के फायदे तो बताए हैं, जैसे स्ट्रेस कम होना वगैरह। हाँ, बताए हैं। पर ये बातें आजकल इतनी आम हो गई हैं, मतलब हर कोई कर रहा है। सही कहा। और यहीं से हमारा दूसरा सुझाव बिंदु आता है। जो जानी पहचानी अवधारणाएं हैं, जैसे माइंडफुलनेस, पॉजिटिविटी, उनमें थोड़ी नई गहराई और ओरिजिनलिटी लाने की जरूरत है। सिर्फ सतह को छूकर आगे बढ़ना शायद काफी नहीं है। दिक्कत क्या है कि माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी पर इतनी बात हो चुकी है, इतनी ज्यादा, कि सिर्फ उनकी डेफिनेशन और फायदे गिना देना पढ़ने वाले को कुछ खास नया नहीं लगता। हाँ, ऐसा लगता है सुना हुआ है पहले से। बिल्कुल। ये थोड़ा वैसा है जैसे कोई बहुत फेमस गाना बार बार बज रहा हो, पर उसके पीछे का जो भाव है, जो संगीत की बारीकियां हैं, उन्हें हम समझ ही नहीं रहे। अच्छा। असली चुनौती ये है कि इन अभ्यासों को करने में जो असल दिक्कतें आती हैं, जो सीमाएं हैं या जो गलत फहमियां हैं लोगों में इनके बारे में, उनको एड्रेस किया जाए। आप किस तरह की दिक्कतों की बात कर रहे हैं, और गलतफहमियां मतलब? जैसे माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस अभी में रहो। असली मुश्किल तो तब आती है जब मन बार बार भटकता है, या हम बिना सोचे समझे, जैसे वो कहते हैं ना, ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं। प्रस्तुति इन चुनौतियों पर खुलकर बात कर सकती है। अच्छा। इसी तरह सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाला जो आइडिया है, वो कई बार वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बन जाता है। हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। मतलब एक दबाव महसूस होता है कि अपनी असली मुश्किल या दुख को मानो ही नहीं, उसे नकार दो। जबकि कभी-कभी मुश्किल भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे गुजरना ज्यादा जरूरी होता है, न कि उन्हें जबरदस्ती पॉजिटिविटी के कालीन के नीचे छुपा देना। सही बात। तो इन प्रैक्टिसेस की सीमाएं क्या हैं? कहाँ ये काम करती हैं, कहाँ शायद नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो सुझाव ये है कि सिर्फ फायदों का बखान करने से आगे बढ़ें, प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उन पर भी ध्यान दें। बिल्कुल। सुझाव यही है कि विषय में और परतें जोड़ें, उसे और रिच बनाएं। जैसे माइंडफुलनेस की बात करते समय सिर्फ वर्तमान में रहो कहने के बजाय ये समझाएं कि कैसे विचारों को बिना जज किए एक बाहरी दर्शक की तरह देखा जाता है। वो बौद्ध धर्म की दूसरे तीर वाली मिसाल है ना, वो यहाँ बहुत अच्छी तरह फिट हो सकती है। दूसरा तीर, वो क्या है? हाँ, कि पहली चोट तो बाहरी हालात से लगती है, वो शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, वो पहला तीर है। लेकिन उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, गुस्सा, दुख, चिंता, वो अक्सर ज्यादा दर्द देती है। वो दूसरा तीर है जो हम खुद को मारते हैं। माइंडफुलनेस हमें इसी दूसरे तीर से बचा सकती है। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण के तौर पर वो किशमिश मेडिटेशन जैसी कोई टेक्निक बता सकते हैं। अच्छा, हाँ। जहां पूरी सजगता से एक किशमिश के रंग, रूप, गंध, एहसास, स्वाद, सबका अनुभव किया जाता है। ये दिखाता है कि रोज की छोटी चीजों में भी कितनी गहराई खोजी जा सकती है। या फिर सांस लेने की साधारण एक्सरसाइज बताएं, जो इमोशंस को पहचानने और शांत करने में मदद करती हैं। स्टोइक फिलॉसफी को ला सकते हैं। हाँ, जैसे एपिक्टेटस या मार्कस ऑरेलियस। बिल्कुल। क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, इसे समझना, और जो नहीं है उसे स्वीकारना। ये सिर्फ अच्छा सोचो वाले थोड़े सतही विचार से कैसे अलग है, और शायद ज्यादा टिकाऊ भी। सही। और ये भी बताएं कि नेगेटिव विचारों को दबाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें चुनौती देना, जैसे वो सीबीटी में करते हैं। हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि क्या ये विचार सच है, क्या ये मेरे लिए मददगार है, ये सवाल पूछना, ये एक स्वस्थ मानसिकता का हिस्सा है। और एक और चीज, खुशी जो पल भर की होती है और आनंद जो गहरा होता है और जिसके लिए सचेत प्रयास लगता है, इसके बीच का फर्क समझाना भी पाठक को एक नई सोच दे सकता है। ये वाकई सामग्री को सिर्फ जानकारी देने से ऊपर ले जाकर ज्यादा भरोसेमंद और प्रैक्टिकल बना देगा। अच्छा, अब एक और मुद्दे पर आते हैं। प्रस्तुति में कई सारे शक्तिशाली विचार हैं, माइंडफुलनेस, मैनिफेस्टेशन, स्टोइक दर्शन, आदतें बनाना, मतलब विचारों का एक खजाना है। हाँ बिल्कुल, और अलग-अलग स्रोतों से प्रेरणा लेना तो अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। इन सभी अलग-अलग दर्शनों और तकनीकों को एक साथ, एक सुसंगत, एक जुड़े हुए ढांचे में पिरोने की जरूरत है। अच्छा,
अभी ऐसा लग सकता है कि पढ़ने वाले को एक के बाद एक कई चमकदार औजार तो मिल रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा कि कौन सा औजार कब इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, या ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि खतरा ये है कि ये अलग-अलग विचार बिखरे हुए लग सकते हैं या कभी-कभी एक दूसरे के उलट भी। हाँ, जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, स्टोइक विचार। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपनी मनचाही चीज को मैनिफेस्ट करो, उसे हकीकत बनाओ। तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि भाई करना क्या है, स्वीकार करना है या बदलना है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। कमजोरी यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच से असलियत बनाना, स्टोइक स्वीकृति, जो बदला नहीं जा सकता उसे मान लेना, माइंडफुलनेस, अभी पर ध्यान देना और आदत बनाना, छोटे कदमों से बदलाव लाना, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, पर अगर इन्हें बिना किसी स्पष्ट कनेक्शन के पेश किया जाए तो पढ़ने वाला उलझ सकता है। हाँ, लग सकता है कि सब अलग-अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? सुझाव क्या है? कैसे इनको कनेक्ट करें? सुझाव ये है कि इन अलग-अलग दर्शनों और तकनीकों के बीच के कनेक्शंस को साफ-साफ दिखाएं। ये बताएं कि कैसे ये अलग-अलग उपकरण एक ही बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, यानी मन पर महारत हासिल करना और एक पर्पसफुल जिंदगी जीना। इन्हें एक मानसिक टूलकिट की तरह पेश करें या एक जीवन दर्शन का इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क या मॉडल बनाएं जो दिखाता हो कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि काटते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, मानसिक टूलकिट, अच्छा आइडिया है। पर इसे उदाहरणों से कैसे समझाएंगे? पढ़ने वाले के लिए इसे कैसे खोलें? हाँ, उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्टोइक दर्शन और मैनिफेस्टेशन के बीच जो तनाव लगता है उसे सीधे सीधे एड्रेस करें। अच्छा, शायद ऐसे कि स्टोइक स्वीकृति उन बाहरी चीजों के लिए है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे मौसम या दूसरे लोग क्या सोचते हैं या कोई बड़ी बीमारी, जबकि मैनिफेस्टेशन उन लक्ष्यों पर फोकस करता है जहां हमारे एक्शंस, हमारी कोशिशें मायने रखती हैं, जैसे करियर बनाना, कोई नई स्किल सीखना, अपनी सेहत सुधारना। ओके, ये फर्क साफ करता है। और माइंडफुलनेस यहाँ एक पुल का काम कर सकती है। वो हमें वर्तमान पल में जगाकर ये पहचानने में मदद करती है कि अभी स्थिति क्या है, क्या ये स्वीकार करने का समय है या एक्शन लेने का, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। अच्छा, तो माइंडफुलनेस हमें सही टूल चुनने में मदद करती है। हाँ, एक तरह से। और आदतें इस टूलकिट में कहाँ फिट होती हैं? हाँ, उनका क्या रोल है? वो इस बड़ी तस्वीर को कैसे पूरा करती हैं? आदतें, जैसे जेम्स क्लियर वाले सिद्धांत, छोटे सुधार, साफ संकेत, आसान एक्शन, संतोषजनक इनाम, ये इन सभी दर्शनों से मिली जो समझ है, जो इंसाइट्स है, उन्हें जमीन पर उतारने का प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, मतलब वो कैसे करें का जवाब है। बिल्कुल, वो हाउ टू हैं। स्टोइक स्वीकृति या पॉजिटिव सोच तो सिर्फ विचार हैं, आदतें उन्हें रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाती हैं। जैसे रोज सुबह 5 मिनट कृतज्ञता जर्नलिंग करना, ये पॉजिटिव सोच को आदत में बदलना हुआ। या जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो एकदम रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लेना और रुकना, ये स्टोइक स्वीकृति और माइंडफुलनेस को आदत में ढालना है। सही है। और ये भी बताया जा सकता है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जो माइंडफुलनेस से आती है, और आपके स्पष्ट लक्ष्य कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या किस दिशा में जाना चाहते हैं, ये दोनों इस पूरे टूलकिट को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की चाबी हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आप अभी कहाँ हैं, यानी जागरूकता नहीं है, और कहाँ जाना चाहते हैं, लक्ष्य साफ नहीं है, तो कोई भी नक्शा या औजार बेकार है ना? बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो विचारों की शक्ति पर ये जो प्रस्तुति है, इसमें बहुत दम है, काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसे और भी असरदार बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। पहला, सोच और कर्म के बीच एक मजबूत और साफ संतुलन बनाना, ताकि ये सिर्फ हवाई किले बनाने जैसा न लगे। कर्म को सोच का एक जरूरी साथी दिखाना। दूसरा, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव सोच जैसे जो जाने पहचाने विषय हैं, उनमें गहराई और कह सकते हैं मौलिकता लाना। सिर्फ फायदे गिनाने के बजाय उनकी चुनौतियों, उनकी सीमाओं और उनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर बारीकी से बात करना, ताकि पढ़ने वाले को ऊपरी जानकारी से ज्यादा गहरी समझ मिले। एकदम। और तीसरा, जो अलग अलग दर्शन और तकनीकें हैं, मैनिफेस्टेशन, स्टोइक विचार, माइंडफुलनेस, आदतें बनाना,
इनको एक जुड़े हुए, एक सुसंगत ढांचे में पिरोना, ये साफ करना कि ये अलग-अलग हिस्से कैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं और पढ़ने वाले के लिए एक प्रैक्टिकल मानसिक टूलकिट कैसे बनाते हैं। हाँ, इन सुझावों पर काम करने से ये प्रस्तुति सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देगी, बल्कि पढ़ने वालों को अपनी जिंदगी में असल और टिकाऊ बदलाव लाने के लिए एक साफ, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल रोड मैप भी देगी। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताएगी, बल्कि कैसे करें, क्यों करें और कब क्या करें इस पर भी रोशनी डालेगी। बिल्कुल सही कहा। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करने के साथ साथ उसे ठोस कदम उठाने के लिए भी मजबूती देगा, एम्पावर करेगा। तो हम श्रोता को जरूर प्रोत्साहित करेंगे कि वे इन सुझावों पर सोचें और अगर वो चाहें तो अपने संशोधित काम को दोबारा हमारे साथ साझा करें। हमें खुशी होगी ये देखने में कि ये सामग्री कैसे और बेहतर होती है। हाँ, जरूर। और बाकी श्रोताओं को भी हम न्योता देते हैं कि वे भी अपना काम भेजें ताकि हम मिलकर उसे और निखार सकें। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज विदा लेते हैं।